अपना जीके जीएस पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है दोस्तों। आज से हम शुरू कर दिए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल घटना चक्र 2023 का। दोस्तों इसमें 2010 से लेकर 2023 तक जितने भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था सभी का प्रश्न को इंक्लूड किया गया है। दोस्तों अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप घटना चक्र को ज़रूर लगाएं दोस्तों, ताकि आपको मालूम हो सके कि बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में किस लेवल का प्रश्न आता है, किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न आता है। तो आप घटना चक्र ज़रूर कवर करें दोस्तों। अगर आप बिहार पुलिस 2023 में जो 21,391 पोस्ट आया है उसमें अगर आप रिजल्ट लेना चाहते हैं, आपका एक्सिट पक्का करना चाहते हैं तो घटना चक्र को ज़रूर पढ़ें, ताकि आपको पता चल सके कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, क्वेश्चन किस क्षेत्र से आता है। तो इसके लिए आपको घटना चक्र पढ़ना होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसको ज़रूर कवर कर ले दोस्तों। इसको हम बारी बाई बारी इसमें कुल देखें दोस्तों, इसमें 25 सेट दिया गया है। कितना? 25 सेट दिया गया है। जो 2010 से लेकर 2022 जो फायरमैन का एग्ज़ाम होता है सभी प्रश्न को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो बारी 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 इस हम सेट को देखेंगे दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर आपको सुबह में बिहार पुलिस का एक सेट मिल जाएगा, ठीक है। एक शाम में साइंस का बिहार पुलिस का सेट मिल जाएगा, उसको लगाइए दोस्तों को 100% बिहार पुलिस में रिजल्ट होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं दोस्तों। बिहार पुलिस के फर्स्ट सेट जो फायरमैन का हुआ था 27/3/2022 को फर्स्ट पारी में, उसको हम देखेंगे, हल प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। तो देखिए आज का पहला प्रश्न है दोस्तों। पहला प्रश्न है अग्नि का विशेषण है। अग्नि का विशेषण क्या है दोस्तों? तो इसका है अग्नय। अग्नय होगा इसका, जिसकी विशेषता कोई बताया जाए उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेषण एक ऐसी विकार शब्द है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। अग्नि का विशेषण अन्य अग्नय है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। हिरोशिमा के कविता के रचयिता कौन है? तो हिरोशिमा के कविता के रचयिता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा इसका और रचयिता हम देख लेते हैं दोस्तों। इसका और रचयिता है दोस्तों कौन कौन है देख लीजिएगा। प्रमुखतः हरी घास की छन भरना, बाबरा अहड़ी आंगन पे, पार द्वार, कितनी नाव कितनी बार, भगनु दूत, चिंता, सागर मुद्रण, अध्याय बिना, सुनहरे सवाल, त्रिकंसु, आलबाल, अरे यावारे, यहाँ याद, कोठारी की बातें, शरणार्थी, यजदोल, शेखर, एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने, अजनबी इत्यादि। इतने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कौन है? तो ये दोस्तों कुंवर नारायण है। तो एक वृक्ष की हत्या कविता रचनाकार कुंवर नारायण है। इन्होंने वृक्ष के प्रति अपनी संवेदनाशीलता और प्रकृति के प्रति अपना स्नेह जताते हुए कहा है कि वृक्ष की हत्या करना अपने मित्र की हत्या करने के समान है। कुंवर सिंह जी की प्रमुख रचना चक्रव्यूह, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, वात्सल्य के बहाने, आत्म जाय इत्यादि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों। चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस इन हिंदी। क्या भूगोल कठिन है तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? जियोग्राफी इज डिफ़िकल्ट टू लर्न। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला है 5 नंबर प्रश्न है कवि घनानंद की रचना किस भाषा में थी? कवि घनानंद की रचना किस भाषा में थी? तब वर्ज भाषा में था। तो वर्ज भाषा में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। 6 नंबर है कालिंदी कुल कंबद की डारन में रेखांकित पद का अर्थ क्या है? तो ये गंगा है। कालिंदी यमुना को कहा जाता है। उपयुक्त सवैया छंद की पंक्ति की रचना का रसखान है। कालिंदी के पर्यायवाची शब्द सूर्य अस्त, सूर्य तनया, अकरजा, कृष्ण, जमुना, सूर्यया, रवि तनया इत्यादि हैं। प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 7 होगा चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। क्या दोस्तों? ही एंड आई डॉट प्लेइंग स्टडे। तो इसमें क्या होगा दोस्तों? तो इसमें वेयर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें वेयर हो जाएगा। तो देख लीजिए दी गई वाक्य के रिक्त स्थान पर विकल्प
वेयर का प्रयोग उचित है क्योंकि यस्टरडे भूतकाल प्रदर्शित करता है। वाक्य का कर्ता ही एंड आई बहुवचन होने के कारण यह बहुवचन वेयर का प्रयोग होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 नंबर देखते हैं। वस्तु शब्द का बहुवचन का रूप क्या होगा? वस्तु शब्द का बहुवचन का रूप क्या होगा? तो होगा वस्तुएं। वस्तुएं होगा, तो वस्तु बहुवचन होगा, वस्तुएं होगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप में संख्या का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न होगा दोस्तों। 9 नंबर प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी रिटर्न्स होम ओपनड द डोर। तो इसमें क्या होगा दोस्तों? तो एंड से जुड़ेगा। ठीक है, देखिए वाक्य के रिक्त स्थान पर विकल्प डी से एंड का प्रयोग उचित है। दिए गए वाक्य में दो समान भागों में यहाँ रिटर्न्स और ओपन को जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए द क्रीक इन्वेड्स इन द वेयर फ्लोवेड वाई। तो इसमें क्या होगा दोस्तों? द शेक एंड द हंस। द शेक एंड द हंस, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। वेयर डिड संतोष यादव गो टू हेयर कॉलेज एडुकेशन। तो इसका क्या था दोस्तों? तो जयपुर। जयपुर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए क्या इसमें, संतोष यादव ने महारानी कॉलेज जयपुर से इकोनॉमिक ऑनर्स की डिग्री 1897 में प्राप्त की। संतोष यादव एक भारतीय पर्वतारोही है। वह 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला है और कांस फेस से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली महिला है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 नंबर है दोस्तों। निम्नलिखित में से युधिष्ठिर के संधि विच्छेद है। युधिष्ठिर का संधि विच्छेद क्या है दोस्तों? तो ये है दोस्तों इधुजोर स्तर। इधुजोर स्तर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। युधिष्ठिर का संधि विच्छेद इधुजोर स्तर है। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल के उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। यह भी आप लोग जान लीजिएगा। 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जो दूसरे के द्वारा उपकार किए गए हैं इस कथन के लिए एक शब्द होगा। तो क्या होगा दोस्तों? अपकृत। अपकृत होगा। ठीक है, देख लेते हैं इसका क्या है दोस्तों। जो दूसरे के द्वारा उपकार किए गए हैं अर्थात जिस पर उपकार किया गया हो के लिए एक शब्द उपकृत है। किसी पर उपकार करने वाला के लिए शब्द उपकारी होगा। किसी पर परोपकार करने वाले के लिए एक शब्द परोपकारी होगा। किए गए उपकार को मानने वाले के लिए एक शब्द कृतज्ञ होगा और किए गए उपकार को न मानने वाले के लिए कृतज्ञ होगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द नहीं है? तो इसका सीधे ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, उन्मुख या सम्मुख। उन्मुख और सम्मुख ये नहीं है। उन्मुख तथा सम्मुख परस्पर समानार्थी शब्द हैं। उन्मुख तथा सम्मुख का विलोम शब्द विमुख होगा। उन्मुख शब्द का अर्थ ऊपर की ओर मुख या दृष्टि वाला, अतः विकल्प बी सही सुमेलित होगा। अगला प्रश्न दोस्तों 15 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएटिव साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? कंडेंसेशन का क्या हो जाएगा साइनोनिम? तो हो जाएगा सिबिलिटी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों 16 नंबर प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम ऑप्शन द फ्लोइंग। तो क्या हो जाएगा? हाउ टू दीक्षा फ्रॉम गुरु रविदास। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? रानी झाली हो जाएगा। तो देख लेते हैं क्या है। जयपुर की महारानी जिन्हें रानी झाली के नाम से जाना जाता है, जो गुरु रविदास से दीक्षा लिया था। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 17 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट प्रिपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्या आ जाएगा? द साउंड केम डॉट द रूम। तो इसका क्या जाएगा दोस्तों? तो फ्रॉम हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न दोस्तों 18 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य को रेखांकित शब्द को
नीचे दिए गए विकल्पों का कौन सा शब्द विस्थापित करेगा? तो पत्रिका प्रकाशित होते हैं, तो इसका होता है दोस्तों, तो पत्रिका निकलते हैं, ठीक है, निकलते हैं। पत्रिका प्रकाशित होते हैं का अर्थ से है पत्रिका निकालती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों, लड़का का भाववाचक क्या है? लड़का का भाववाचक क्या है? तो लड़कपन है, तो ऑप्शन नंबर सी जगह लड़का का भाववचन लड़कपन होगा। यह जातिवाचक संज्ञा है, जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। 20 नंबर प्रश्न होगा दोस्तों, 20 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिमिलर इन द मीनिंग एज द फ्रेज वॉक इन द स्लीव? तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा रिसीव्ड, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर प्रश्न है, हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर मंगल ग्रह हो जाएगा। मंगल ग्रह को, हमारे सौर मंडल में कुल ग्रह की संख्या 8 है, जिसमें लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि सौर मंडल के सभी 8 ग्रहों में बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, बुध ग्रह सबसे छोटा है जो सूर्य के सबसे नज़दीक है। बृहस्पति ग्रह को पीला ग्रह भी कहा जाता है तथा शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 22 नंबर प्रश्न होगा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो यह जाता है महाभियोग द्वारा। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को साबित कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों के उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्य के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। धंतव्य है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सामान्यतः 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 23 नंबर होगा, एल नीनो शब्द है स्पेनिश शब्द है, ठीक है। एल नीनो स्पेनिश शब्द का भाषा है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा बच्चा। इससे यह नाम पेरू के मछुआरों द्वारा बाल ईसा के नाम पर किया गया है, क्योंकि इसका प्रभाव सामान्यतः क्रिसमस के आसपास अनुभव होता है। अगला 23 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 24 नंबर प्रश्न होगा। 24 नंबर प्रश्न है, किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलों को उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है? तो ये कृषि के खास उपलब्धता, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं इसका डिफिनीशन, एक वर्ष में 3 विभिन्न फसल उगाने के पीछे मुख्य कारण कृषि खास की उपलब्धता है, क्योंकि फसल चक्र सिद्धांत न अपनाने से उपजाऊ भूमि का क्षरण, जीवाश्म की मात्रा में कमी, भूमि से लाभदायक जीवों की कमी, हानिकारक कीट पतंगों का बढ़ावा आदि जैसे समस्या होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन थे, ठीक है। देख लेते हैं इसका, तो अमेरिका के स्वतंत्र संग्राम के नेता जॉर्ज वाशिंगटन थे। उल्लेखनीय है कि प्रारंभ में अमेरिका ब्रिटेन का एक उपनिवेश था, लेकिन ब्रिटिश शासन के प्रति जनता के उपजे असंतोष तथा स्वतंत्रता शासन की भावना के विकास के वर्ष 1776 में जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिका वासियों में क्रांति के चिंगारी को हवा दिया गया, ठीक है। और अमेरिका की स्वतंत्रता देश के रूप में स्थापित हो गया। जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया, ठीक है। आगे देखते हैं 26 नंबर प्रश्न होगा। 26 नंबर प्रश्न है, अमेरिका में नागरिक आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? अमेरिका में नागरिक आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये क्या था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा, ठीक है। तो इसका अर्थ देख लेते हैं दोस्तों, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन का नेतृत्व मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा किया गया था। उल्लेखनीय है कि अमेरिका प्रारंभ में ब्रिटेन का उपनिवेश था और उस दौरान अमेरिका नागरिकों के नस्ल भेद भाव किया जाता था तथा उन्हें मतदान आदि के अधिकार नहीं था। अतः नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने और मतदान के अधिकार के साथ अन्य नागरिक अधिकार को प्राप्त करने के लिए मार्टिन लूथर किंग का नेतृत्व में अहिंसक नागरिक आंदोलन चलाया गया था। 27 नंबर प्रश्न है, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहते हैं? जादव पायंग को हम फॉरेस्ट मैन ऑफ द इंडिया कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 28 नंबर प्रश्न है, वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो ये दोस्तों भूमि और
श्रम पूंजी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए भूमि श्रम पूंजी की आवश्यकता होती है, अर्थात किसी वस्तु अथवा सेवाओं के उत्पादन हेतु उद्योगों की स्थापना हेतु भूमि और पूंजी की आवश्यकता होती है और उत्पादन कार्य हेतु श्रमिक की आवश्यकता होती है। तो भूमि, पूंजी और श्रम में अनिवार्य आवश्यक कारक है। 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन कौन सा है? तो ये श्रम है, श्रम है। ठीक है, आगे देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा CAG की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा CAG के पद का उल्लेख है तथा इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु के लिए होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31 नंबर है, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 नंबर होगा, उत्तरी और उत्तरी पश्चिम भारत में चलने वाले गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहते हैं? तो लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू कहते हैं। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। उत्तर तथा उत्तरी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा को लू कहते हैं। कुछ अन्य हवाओं को और देशों का नाम है, चिनूक अमेरिका और कनाडा में चलता है, फॉरेन स्विट्जरलैंड में चलता है, और वर्चलेट कनाडा, साइबेरिया और USA में चलता है। आगे प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न है, भारत में क्या है? तो बहुदलीय व्यवस्था। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था, भारत में राजनीतिक दलों की संख्या बहुत अधिक है। वस्तुतः वर्तमान में कुल 9 राष्ट्रीय पार्टी हैं। हाल में गुजरात के चुनाव परिणाम आने के बाद आम आदमी पार्टी भारत के 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न 34 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है, द हेग में है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है। वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35 नंबर प्रश्न है, वस्त्र आंदोलन में किसका भूमिका प्रमुख थी? वस्त्र आंदोलन में गुंडाधर के योगदान अधिक थे। वस्त्र आंदोलन गुंडाधर की भूमिका प्रमुख थी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भूमकाल विद्रोह की शुरुआत की, जो जंगल जमीन के लिए था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36 नंबर होगा, मयूरभंज खान किसके लिए जानी जाती हैं? तो ये लॉ एक्स के लिए जानी जाती हैं। तो मयूरभंज लॉ एक्स की खाने के लिए प्रसिद्ध है, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा में स्थित लॉ एक्स की खाने में गुरु महिसानी और बांधव पहाड़ी खान मुख्य हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37 नंबर प्रश्न होगा, के सिवान अध्यक्ष थे? तो ये के सिवान इसरो के अध्यक्ष थे। तो के सिवान इसरो के अध्यक्ष थे। के सिवान का पूरा नाम कैलाश वादिबू सिवान है। इन्हीं के अध्यक्षीय कार्यकाल के दौरान 19 भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष के रूप में एस स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38 नंबर प्रश्न है, भारत की जलवायु है? तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? तो राजेंद्र सेतु ये गंगा नदी पर है। राजेंद्र सेतु का निर्माण गंगा नदी पर हुआ है। यह बिहार राज्य में स्थित है, जिसका उद्घाटन 1959 से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को जोड़ता है राजेंद्र सेतु। अगला प्रश्न, प्रश्न 40 नंबर है, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 41 है, एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में है? तो ये मेघालय में है। तो एशिया का सबसे अच्छा गांव मेघालय में स्थित है। उल्लेखनीय है कि मेघालय में स्थित मावलिनांग गांव एशिया के सबसे अच्छा गांव है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42 नंबर है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कहलाता है? तो ये कहलाता है लिंगानुपात कहलाता है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाता है। धन्यता है कि भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के वर्ष में 1872 में हुई थी, जिसे लॉर्ड रिपन के समय 1881 में दशकीय जनगणना के रूप में नियमित कर दिया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 9 से 43 है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न 43 नंबर, 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले
पहले हिंद चीन पहुँचे थे? तो ये पूछे थे पुर्तगाली पुर्तगाली पहुँचे थे। तो 15वीं शताब्दी में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारी हिंद चीन पहुँचे। भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1998 पुर्तगाली व्यापारी के रूप में वास्को डी गामा भारत आया। गंतव्य है कि व्यापार के दृष्टिकोण से आने वाले यूरोपियों का क्रम है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। ठीक है। और प्रश्न होगा दोस्तों, जीवन के हाल के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या नहीं है? तो दोस्तों स्वास्थ्य सेवाओं का कोई विकास नहीं, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में स्वास्थ्य सेवाओं का विकास न होना शिक्षा का लाभ नहीं है, जबकि अच्छा कार्य व वेतन, जीवन का मूल्य का विकास और राष्ट्रीय आय का संवर्धन आदि शिक्षा के लाभों के में शामिल है। 45 नंबर प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है ऑप्शन नंबर सी 6 से 14 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना। प्रारंभिक शिक्षा देना सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। देख लेते हैं। सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना। 66वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 51 के क जोड़कर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान की बात कहा गया है। प्रश्न नंबर 46 होगा, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो ये वुलर झील है। वुलर झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। वुलर झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। भीमताल नैनीताल झील उत्तराखंड में राज्य में और लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 47 नंबर है, श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधीन उत्पादन संबंधित है? कि श्वेत क्रांति है ये दूध से है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। भारत में श्वेत क्रांति का शुरुआत वर्गीज कुरियन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न नंबर 48 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये 8 सितंबर को साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने की शुरुआत 1967 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न नंबर 49 है, अलकनंदा नदी भागीरथी से मिलती है? तो ये कहाँ? तो देवप्रयाग में। अलकनंदा नदी भागीरथी से मिलती है देवप्रयाग में। अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा नदी मंदाकिनी नदी से रुद्रप्रयाग में मिलती है, जबकि अलकनंदा नदी पिंडार नदी से कर्णप्रयाग में मिलती है। अगला प्रश्न नंबर 50 नंबर है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये थी प्रतिभा पाटिल थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल थी। राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा देवी पाटिल का कार्यकाल 2007 से 2012 तक था। संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो रबी फसल ज्वार है जो रबी फसल नहीं है। दिए गए विकल्पों में ज्वार रबी फसल नहीं है। उल्लेखनीय है कि रबी फसल की बुआई अक्टूबर-नवंबर माह में की जाती है। इसके अंतर्गत सरसों, गेहूं, अलसी, मटर आदि चना फसल आती है। अगला प्रश्न नंबर 52 नंबर प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है क्या है? मानव अधिकार संगठन है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक मानवाधिकार संगठन है। इसकी स्थापना 1961 में जिसका मुख्यालय लंदन में है। प्रश्न नंबर 53 है, बारदौली सत्याग्रह की मुख्य भूमिका किसने निभाया था? तो ये निभाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बारदौली सत्याग्रह 1928 में गुजरात में हुआ था। यह किसान का आंदोलन था जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसी आंदोलन की सफलता के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 54 है, जीडीपी से तात्पर्य है सकल घरेलू उत्पाद से। जीडीपी से तात्पर्य सकल घरेलू उत्पाद से है। किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादन अंतिम वस्तुओं की सेवाओं और मौद्रिक मूल्य के सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। 55 नंबर प्रश्न है, अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग क्या होते हैं? अपनी क्षमता से काम करते हैं। अल्प बेरोजगारी तब होते हैं जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। ठीक है। 56 नंबर प्रश्न देखते हैं, बैंक की तुलना साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज के दर में होता है? तो ये बहुत अधिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 57 नंबर, साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? तो ये चीन में हुआ था। साम्यवाद का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 58 है, किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था? तो ये फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था। तो देख लेते हैं दोस्तों क्या है।
1779 में शुरुआत हुई फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। वस्तुतः फ्रांसीसी क्रांति न केवल फ्रांस की जनता में बल्कि फ्रांस के बाहर अन्य देशों में राष्ट्रवाद की भावना का उत्पादन किया। परिणाम स्वरूप राज्यभक्ति राष्ट्रभक्ति के परिवर्तन हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 59 नंबर होगा। बिस्मिल्लाह खां वाद्य बजाते थे, क्या था? बिस्मिल्लाह खां बजाते थे शहनाई, शहनाई वादक थे। तो ऑप्शन नंबर सी का उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भारत के विख्यात शहनाई वादक थे। बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार के डुमरांव में 1916 ईस्वी में हुआ था। उन्हें वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रश्न नंबर 60 है, भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ चला है? तो ये चला है कोलकाता में। कोलकाता में भारत का पहला भूमिगत रेलवे कोलकाता में चलाया गया था। प्रश्न नंबर 61 है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो ये था ऑस्ट्रिया का राजकुमार की हत्या। ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या थी। वास्तव में प्रथम विश्व युद्ध के लिए प्रमुख कारण 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में हत्या कर दिया गया था। अगला प्रश्न नंबर 62 नंबर प्रश्न है, देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो ये थी वी.एस. रामादेवी थी। तो भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त वी.एस. रामादेवी थी। मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में वी.एस. रामादेवी का कार्यकाल 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक था। संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख हुआ है। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 63 नंबर है, निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? तो कौन नहीं रहे हैं? तो एच ए बहुगुणा भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में नहीं रहे हैं। देख लेते हैं थोड़ा सा, दिए गए विकल्पों में एच.एन. बहुगुणा कभी भी उप प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। शेष सभी उप प्रधानमंत्री पद ग्रहण कर चुके हैं। गंतव्य है कि भारत के उप प्रधानमंत्री पद संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन समय समय पर मंत्रिमंडल के सदस्यों में से किसी को प्रधानमंत्री द्वारा उप प्रधानमंत्री के पद नियुक्त किया गया, जैसे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न होगा 64 नंबर, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा के अध्यक्ष करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। गंतव्य है कि जब किसी साधारण विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आहूत की जाती है। अगला प्रश्न नंबर 65 है, 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था साक्षी बिहार में। साक्षी बिहार में किया गया था। तो 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना साक्षी बिहार वर्तमान झारखंड में किया गया था। प्रश्न नंबर 66 है, भारत में ऋणों की कार्यकाल की प्रशिक्षण कौन करता है? तो ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक करता है। भारत में ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली का सर्वेक्षण कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ठीक है, देख लेते हैं, भारत में ऋण की औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को केंद्रीय बैंक के रूप में किया गया है। इसका प्रधान कार्य मुंबई में है। रिजर्व बैंक ही भारत के मौद्रिक नीति का संचालन करता है। 67 नंबर प्रश्न है, मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में है? तो ये बिहार में है। मधुबनी लोक चित्र बिहार राज्य में लोकप्रिय हैं। प्रश्न नंबर 68 होगा, हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? तो यह हिमाद्री है। हिमालय पर्वतमाला की उत्तरी पर्वतमाला का नाम हिमाद्री है। थोड़ा सा देख लेते हैं इसको क्या है। हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम हिमाद्री है। उल्लेखनीय है कि हिमालय पर्वत एक नवीन मुर्दार पर्वत है जो 3 समानांतर पर्वतों में विभाजित है। इसमें उत्तरी पर्वतमाला को बृहद हिमालय या महान हिमालय अथवा हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। मध्य हिमालय को लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है तथा सबसे दक्षिणी पर्वतमाला में शिवालिक या हिमालय बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न 69 है, 0 डिग्री अक्षांश किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है विषुवत रेखा के नाम से। विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं दोस्तों। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है, इसलिए इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा को उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं।
37 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, 37 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। 70 नंबर प्रश्न है, जनरल डायर की हत्या किसने किया था? तो ये क्या था? उधम सिंह ने किया था। तो देख लेते दोस्तों, जनरल डायर की हत्या 1940 ईस्वी में उधम सिंह ने 13 अप्रैल 1919 को सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तार के विरोध में पंजाब अमृतसर में जलियांवाला बाग में आयोजित सभा में माइकल ओ डायर के आदेश पर निहत्थे भीड़ पर गोली चलाई, जिससे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। इस कांड के मुख्य आरोपी जनरल डायर की हत्या 1940 ईस्वी में उधम सिंह द्वारा लंदन में की गई थी। अगला प्रश्न नंबर 41 नंबर है, हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है, इसका स्रावन कहाँ से होता है? तो ये अग्नाशय से होता है। अग्नाशय से होता है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या है? मानव शरीर की अग्नाशय ग्रंथि से लैंगरहैंस की दीपिका से इंसुलिन और ग्लूकागोन नामक हार्मोन स्रावित होता है। दोनों हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। जब रक्त में शर्करा की वृद्धि हो जाती है तो इंसुलिन हार्मोन अतिरिक्त शर्करा को ग्लाइकोजेन में बदल देता है। जब रक्त में शर्करा की कमी होती है तो ग्लाइकोजन को पुनः शर्करा में बदल देता है। उल्लेखनीय है कि अग्नाशय ग्रंथि मानव शरीर की एक मिश्रित ग्रंथि है। प्रश्न नंबर 72 होगा, खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक कौन थी? तो ये थी पेनिसिलिन थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम कवक से पेनिसिलिन का आविष्कार किया था, जो अब तक की खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक है। अगला प्रश्न नंबर 73 नंबर होगा दोस्तों। 73 नंबर प्रश्न है, सौर सेलो बनाने के लिए कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सिलिकॉन का। सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, जो एक अर्धचालक पदार्थ है। उल्लेखनीय है कि सौर सेल सूर्य के सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न नंबर 74 नंबर होगा, रैखिक संवेग के बदले की दर को कहते हैं, रैखिक संवेग के बदलने की दर को क्या कहते हैं? तो ये बल कहते हैं। तो रैखिक संवेग के बदलने की दर को बल कहते हैं। न्यूटन ने अपने गति के द्वितीय नियम यह प्रतिपादन किया कि किसी वस्तु वे संवेग में परिवर्तन के दर पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। संवेग और बल की दिशा एक सदिश राशि होता है। अगला प्रश्न 75 नंबर होगा, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तु काली हो जाती है, क्योंकि उन पर प्रचढ़ाया थी किसका? सिल्वर सल्फाइड का। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। खुली हवा में छोड़ने पर चांदी सिल्वर की वस्तु काली अथवा धूमिल हो जाती है, क्योंकि इस पर सिल्वर सल्फाइड Ag2S की एक परत बन जाती है। चांदी विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है, इसकी प्रतीक Ag होता है। प्रश्न नंबर 76 होगा, ग्रहों की गति का संरचना होता है, तो यह दिया था किसने? तो केपलर के नियम पर होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या है। ग्रहों के गति की संरचना केपलर के नियम का उल्लेखनीय है। केपलर ने ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था। केपलर के अनुसार सौरमंडल में सभी 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर करते हैं, जबकि सूर्य ग्रह कक्षा के फोकस बिंदु पर स्थित होता है। जब ग्रह सूर्य के निकट आता है तो उसका वेग बढ़ जाता है, और जबकि दूर जाता है तो उसका वेग घट जाता है। तीसरा है क्या? किसी ग्रह की परिक्रमण काल का वर्ग उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्ष से अर्धदीर्घ अक्ष के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। 77 नंबर प्रश्न है, मूली एक रूपांतर है, तो मूली क्या है? तो मूली एक मूल है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 78 होगा, बर्फ़ पानी पर क्यों तैरता है? क्योंकि बर्फ़ का घनत्व पानी से कम होता है। ठीक है, तो किसी वस्तु का पानी के ऊपर तैरना उस वस्तु के घनत्व तथा वस्तु के हटाए गए जल के भार पर निर्भर करता है। अर्थात जब वस्तु का घनत्व पानी से कम होता है तो वस्तु पानी पर तैरने लगती है। अतः बर्फ़ का पानी पर तैरना बर्फ़ के घनत्व के कारण होता है। अगला प्रश्न नंबर 79 नंबर होगा, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है, तो ये होता है CO2 और जल। CO2 जल होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विघटन से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और H2 प्राप्त होता है। गंतव्य है कि कोशिका श्वसन अंतः श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। प्रथम वायवीय श्वसन अनॉक्सी, और दूसरा होता है वायवीय श्वसन, जिसे अनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं। इसे क्रेब्स चक्र भी कहा जाता है। 80 नंबर प्रश्न है, जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक परागम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं? प्रासरण कहते हैं।
अगला प्रश्न प्रश्न नंबर इसको देख लेते थोड़ा। जल में अणुओं की गति चयनात्मक परागण में झिल्ली द्वारा हो तो उसे हम प्रसरण कहते हैं। प्रसरण दो भिन्न संरचना सांद्रण वाले विलयन के मध्य जल के अणुओं की गति है, जिससे जल के अणु निम्न सांद्रण वाले विलयन के किसी परागम में झिल्ली से उस सांद्र वाले विलयन की ओर गति करते हैं। जैसे किशमिश में दूध को उबालने पर उसका फूलना। अगला प्रश्न 81 नंबर। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है तो दूध का खट्टा होना। दूध का खट्टा होना दिए गए विकल्पों में दूध का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें किसी पदार्थ का रासायनिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं तथा उसका स्वरूप भी परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जैसे में दूध का दही में परिवर्तन, दूध का खट्टा होना, लोहे पर जंग लगना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 82 नंबर होगा। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत मौजूद है? तो ये 78% मौजूद है। वायुमंडल में विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है जिसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि होते हैं। 83 नंबर प्रश्न है। दो अस्थियों आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो किसके द्वारा? तो स्नायु के द्वारा। स्नायु के द्वारा। वैक्स मानव शरीर में 2 से 6 अस्थि होती हैं जिसके द्वारा मनुष्य का अंतःकंकाल का निर्माण होता है। यह सभी अस्थियां आपस में जुड़ी होती हैं और अस्थियों के आपस में जुड़ने का कार्य लिगामेंट स्नायु द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 84 नंबर होगा। प्रतिध्वनि सुनाई देती है तो ये सुनाई देती है दोस्तों ध्वनि के परिवर्तन के द्वारा। ध्वनि के परिवर्तन के द्वारा। तो देख लेते हैं क्या है। जब ध्वनि श्रोता से निकलकर कोई ध्वनि किसी प्रवर्तक अवरोध में टकराकर परिवर्तित होकर श्रोता के कानों में सुनाई देता है तो उसे परिवर्तित होने वाली ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। गंतव्य है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और प्रवर्तक सतह के मध्य 16.5 या 17 मीटर दूरी होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 85 होगा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखा था? यह चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन हैं। चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक वर्णन या विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। 86 नंबर प्रश्न होगा। साइट्रिक अम्ल मुक्त रूप में होते हैं तो ये होते हैं नींबू में। नींबू में होते हैं साइट्रिक अम्ल। नींबू में पाया जाता है। इमली अंगूर में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। 87 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से भारी मशीन में उपयोग के लिए स्नेहक के रूप में कौन प्रयुक्त करता है? तो ये ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के रूप में। तो भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। उल्लेखनीय है कि ग्रेफाइट कार्बन का एक और रूप है जिसका उपयोग निम्न रूप में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में बंधकों के रूप में और पेंसिलिन के लेड बनाने में भी किया जाता है। 88 नंबर प्रश्न होगा। मनुष्य में ... आहार नाल का सबसे लंबा भाग किसका है? तो यह क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत का होता है। मनुष्य में आहार नाल मुख्यतः मुख, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, क्षुद्रांत जिसे बड़ी आंत, बृहदांत और गुदा द्वार में बटा है। इसमें सबसे बड़ी भाग क्षुद्रांत का होता है। क्षुद्रांत को 3 भाग में बांटा गया है, ग्राहनी, मध्याह्न और शेषांश में। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 89 नंबर होगा। सोना महत्वपूर्ण धातु है क्यों? क्योंकि आघात्य वर्धन तन्य के कारण। आघात वर्धन तन्य के कारण सोना सबसे अधिक आघात्य वर्ध्य धातु है। या वायु से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। इसमें तन्यता एवं का गुण भी पाया जाता है। 90 नंबर प्रश्न है दोस्तों। ध्वनि तरंग के विषय में क्या गलत है? क्या गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी जगह ध्वनि तरंग का वेग निर्वात में गैस की अपेक्षा कम होता है। ये गलत है। तब बाकी ध्वनि की चाल 303 स्क्वायर मीटर पर सेकंड होता है। सही है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस होता है। ये भी सही है। ध्वनि तरंग निर्वात में होकर कम नहीं गुजरती। ये भी सही है। ठीक है, थोड़ा सा इसका अधिक पढ़ लेते हैं। ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग होती है जिसकी प्रकृति अनुदैर्ध्य तरंग की होती है। गंतव्य है कि ध्वनि तरंग निर्वात में नहीं चल सकती हैं। ध्वनि तरंगे का वेग ठोस माध्यम में सर्वाधिक और गैसीय माध्यम में सबसे कम होता है। वायु में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि के चाल 331 मीटर प्रति सेकंड होता है। 91 नंबर प्रश्न है दोस्तों। ये मैथ का प्रश्न है। एक आयतन का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है दोस्तों? तो लंबाई गुने चौड़ाई L/B होता है। आयतन का क्षेत्रफल A, लंबाई L और चौड़ाई B है। A बराबर L/B होता है। देख लेते हैं अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 92 होगा। ये मैथ का प्रश्न है दोस्तों। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बना लीजिएगा। ठीक है, पढ़ देते हैं प्रश्न। एक 20 मीटर लंबे 30 मीटर चौड़े बरामदे को प्रत्येक
डेसी सेंटीमीटर से 2 डेसीमीटर आकार वाले पत्थर के पक्का कर दिए पर वैसे पत्थर बनेगा, ये बनेगा 10,000 बन जाएगा। ठीक है, देख लीजिए कैसे बनाया गया है, से आप लोग स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता होती है? तो किसको? तो प्रमेय को सिद्ध करने की आवश्यकता होता है। प्रमेय का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा कथन जिसे परिणाम द्वारा सिद्ध कर दिया जा सके। 94 नंबर प्रश्न है, ये मैथ का प्रश्न है, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बना लीजिएगा। किसी धन 2 वर्ष में 12% वार्षिक ब्याज दर से 25,508.80 रुपये हो जाता है, जबकि ब्याज का गणना वार्षिक होगा, कितना होगा? तो 2,000 हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे बनाया गया आप लोग देख लीजिए, आगे बढ़ा देते थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल कर रहे, आप लोग स्क्रीनशॉट करते चलिए। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 95 नंबर प्रश्न है, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा बराबर होगी कितना? 5 सेंटीमीटर। देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बना लीजिएगा, स्क्रॉल कर देखिए कैसे बनाया गया है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 96 नंबर होगा, यदि x + 1/x = 2 दिया है तो x² + 1/x² का मान क्या होगा? तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाया गया है, देख लीजिए। ठीक है, 93 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या श्रेणी में आती है? तो इसको देख लीजिए, 0.6 आ जाएगा। कैसे बनाया गया आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, 98 नंबर प्रश्न है, 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 रुपये हो जाती हैं। यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए तो 3 वर्ष में क्या हो जाएगा? तो 252 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बना लीजिएगा। कैसे बनाया गया इसको हम थोड़ा सा दिखा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, 99 नंबर, 30 विद्यार्थी का औसत आयु 20 वर्ष है और 20 विद्यार्थियों का औसत आयु 40 वर्ष है, तो कुल विद्यार्थियों का औसत आयु क्या होगा? तो ये हो जाएगा 28 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, कैसे बनाया गया आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं जो 100 नंबर प्रश्न है, एक नाभिक धारा की दिशा 22 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से व धारा की विपरीत दिशा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चल रहा है, तो धारा का गति क्या हो जाएगा? तो होगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कैसे बनाया गया है आप लोग देख लीजिए दोस्तों, देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो ये थे दोस्तों 100 प्रश्न जो 2022 में फायरमैन का एग्जाम हुआ था उसका था दोस्तों। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए दोस्तों। अगला पार्ट हम बहुत जल्द अपलोड करें या ना करें, आप लोग कमेंट में जरूर अधिक संख्या में कमेंट कीजिएगा कि अगला पार्ट अपलोड करें, तो अपलोड बहुत जल्द होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।